हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पीपीएससी टीआरई 3 के समान अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समान अध्ययन का पहला प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धुआरे या वातमुख। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धुआरे या वातमुख या भाप ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी क्या होता है? तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसा दरार या छिद्र होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख इत्यादि बाहर आते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें ज्वालामुखी की संरचना की, तो ज्वालामुखी की संरचना की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, परपटी, मान लीजिए परपटी है, ठीक है, भूपरपटी, और इसके नीचे क्या होता है, मेंटल होता है, और मेंटल में ही मैग्मा कक्ष होता है। मेंटल में ही मैग्मा कक्ष होता है। मैग्मा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के अंदर पिघली चट्टान को मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह के अंदर जो चट्टान होती है, पिघली हुई चट्टान होती है, उसे मैग्मा कहा जाता है। और यही मैग्मा जब बाहर निकलता है, यही मैग्मा जब बाहर निकलता है उसे क्या कहा जाता है? उसे लावा कहा जाता है। ठीक है, उसे लावा कहा जाता है। और जिस छिद्र से यह निकलता है, जिस छिद्र से लावा यह निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्रेटर कहा जाता है। ठीक। और जिस नली से ये मैग्मा बाहर आता है, ठीक है, लावा के रूप में, तो उससे क्या कहा जाता है? उसे वेंट कहा जाता है। ठीक है, वेंट या निकास कहा जाता है। देखिए, मैग्मा क्या होता है? तो मैग्मा पृथ्वी के अंदर जो पिघली चट्टान होती है वो क्या होती है? मैग्मा होता है। और ये मैग्मा जब बाहर आता है तो उसे लावा कहा जाता है। और जिस नली से आता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे वेंट कहा जाता है या निकास कहा जाता है। और जिस छिद्र से ये बाहर आता है उसे क्रेटर कहा जाता है। ये आपका ज्वालामुखी की संरचना है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये भी। ठीक है। नेक्स्ट है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? करा, विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूज क्या होता है? तो फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से होने वाले नुकसान से बचाता है। और ये जो विद्युत फ्यूज होता है, ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अर्थात जब फ्यूज में अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा फ्यूज तार को पिघला देती है और परपथ को तोड़ देती है। देखिए, जो फ्यूज तार होता है ये एक पतला तार होता है। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जिसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? कम होता है। और जब इसमें ज्यादा धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार क्या होता है? गर्म होकर पिघल जाता है, जिससे परिपथ खराब नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में बात करते हैं। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना इन्होंने किया था। कब किया था? 1929 में इसकी स्थापना की थी। एक है आपका अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई थी, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना तो ये 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936। और ये जो अखिल भारतीय किसान सभा है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे। ये ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसके पहले सचिव कौन थे? ये भी ध्यान रखिएगा, एनजी रंगा। एनजी रंगा अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सचिव थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती की पत्रिका ध्यान रखिए आप लोग, हुंकार, हुंकार इनकी पत्रिका थी। ठीक है, और इन्होंने
बिहार में बकास्त आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है बिहार में बकास्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ये सारे पॉइंट इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक, राजकुमार शुक्ला की बात करें तो राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर ही गांधी जी चंपारण गए थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या थे, पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है मैथ का प्रश्न है, 29 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ की प्रतिशतता क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया, इंपॉर्टेंट है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1855-56 में बिहार के संथालियों ने नई कर व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यह भी पूछा जाता है, तो इसका विद्रोह जो है सिद्धू और कान्हू ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है, इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा गर्म खून का प्राणी है इसमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्म खून के प्राणी क्या होते हैं, देखिए गर्म खून वाले जानवर अपने शरीर का तापमान स्थिर रखते हैं, जो गर्म खून वाले जानवर होते हैं ये अपने शरीर का तापमान स्थिर रखते हैं। जैसे इसमें कौन आता है, तो इसमें स्तनधारी आता है। ठीक है, स्तनधारी और पक्षी आते हैं। ठीक है, स्तनधारी में जैसे आपका मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, ये सब आते हैं, और ये गर्म खून के प्राणी होते हैं, और ये अपने शरीर का तापमान स्थिर रखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ठंडे खून वाले जो प्राणी होते हैं, ठंडे खून वाले प्राणी, तो ठंडे खून वाले जानवर अपने शरीर का तापमान आसपास के वातावरण के तापमान के अनुसार बदलते हैं। जो ठंडे खून वाले होते हैं ये क्या करते हैं, अपने शरीर का तापमान आसपास के वातावरण के तापमान के अनुसार बदलते हैं। जैसे इसमें कौन आता है, इसमें मछली आते हैं, मगरमच्छ आता है, दादू, टोड यानी मेढक आते हैं। ठीक है, सरीसृप इसमें आते हैं, सांप, छिपकली वगैरह ये सब इसमें आते हैं ठंडे खून में। गर्म खून में ध्यान रखिएगा स्तनधारी और पक्षी आते हैं, स्तनधारी में मनुष्य वगैरह आते हैं। ठीक है, तो मनुष्य भी क्या है, गर्म खून है। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार अपने प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं। आनंद मठ का प्रकाशन कब किया गया था, तो 1882 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था, 1882 में, और इसके रचयिता कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी। पूछा जाता है कि आनंद मठ जो है, आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है, तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, और इसकी रचना किसने किया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की है। ठीक है, आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम पूछा जाता है कहां से लिया गया है, वंदे मातरम, तो ये आनंद मठ से लिया गया है। अच्छा, वंदे मातरम को पहली बार गाया कब गया था, यह भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वंदे मातरम को पहली बार 1896 के कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था। पहली बार इसको गाया किसने था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में से गाया गया था। अच्छा, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो एम रहीमतुल्ला सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। देखिए यहां से कितने सारे प्रश्न बने। आनंद मठ प्रकाशन कब हुआ इसका, 1882 में। इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है, तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और यहां से क्या लिया गया है, वंदे मातरम लिया गया है। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पहली बार गाया किसने का था इसे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। ठीक है, और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है, ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सूखी बर्फ है, इंपॉर्टेंट है ये, सूखी बर्फ, तो ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो सूखी बर्फ होता है यह सामान्य बर्फ की तरह ना पिघलकर ये जो है
सीधे गैस में बदल जाती है। देखिए जो सामान्य गैस बर्फ होती है ये क्या होती है, पहले द्रव में बदलती है। ठीक है, सामान्य जो बर्फ होती है पहले ये द्रव में बदलती है, लेकिन जो सूखी बर्फ होती है ये जो है डायरेक्ट गैस में बदलती है। ठीक है, गैस में बदलती है। यानी किसका उदाहरण हुआ ये, तो ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण हुआ। ठीक है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है ये। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में। ठीक है, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बिना बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो सूखी बर्फ हो गया, कपूर हो गया। ठीक है, कपूर भी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, नेप्थलीन भी इसी का उदाहरण है। ये टीआरई-2 में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ऊर्ध्वपातन भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। जो राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क होते हैं उसमें किसकी सुरक्षा दी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क है ये। और ये किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। अच्छा, बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में है। नेक्स्ट है, लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला, तो ओपनहाइमर को मिला था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये उस समय का करंट अफेयर था। ठीक है, नेक्स्ट है, ओजोन यानी O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोगों का प्रश्न गलत हुआ था। ओजोन के बारे में दिया है इसमें। पहला है, यह उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करता है। देखिए यहाँ पे अवशोषित देख के सब लोग इसको लगा दिए थे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये उच्च तरंगदैर्घ्य को नहीं, ये लघु तरंगदैर्घ्य। जैसे आपका जो पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण क्या होता है, ये लघु तरंगदैर्घ्य होती है। और ये क्या जो ओजोन परत होती है ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ठीक है, तो ये कथन आपका क्या है, गलत है इसके बारे में। दूसरा है, यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थाई गैस है। नहीं, ये अस्थाई नहीं, अस्थाई गैस है, यानी ये घटती बढ़ती रहती है, तो ये भी आपका गलत है इसके बारे में। यह मध्य मंडल में पाई जाती है, मैंने बहुत बार बताया किस मंडल में पाई जाती है ये, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है, तो ये भी गलत है। तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या, ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन परत संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, उसका नाम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था, 16 सितंबर 1987 में। इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कोई भी सही नहीं है इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी से भारतीय मानक समय कितना आगे है। ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय है कितना आगे है, तो सभी पता होगा 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। ग्रीनविच माध्य समय यानी जो मानक समय रेखा है, इसको कौन सा है ये, तो 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को मानक समय रेखा कहा जाता है। और भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। और ये जो भारतीय मानक समय रेखा है 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे क्या है, आगे है। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत लोगों का गलत हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं, तो ऑप्शन ए, चीड़ के जंगल में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। जो चीड़ का जंगल है ये जो है पर्वतीय वन के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है, 22 अप्रैल को मनाया जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। पृथ्वी दिवस ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये पहले ध्यान रखिए। करा इसका संबंध है, तो ऑप्शन सी, वातावरण से संबंधित जागरूकता के लिए जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पूछा गया था 22 मार्च भी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई भी ध्यान रखिएगा, 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है,
तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? कह रहा कौन सा भूकंप जो है गंभीर और विध्वंसकारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भ्रंशमूलक भूकंप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रंशमूलक भूकंप क्या होता है? तो वे भूकंप जो पृथ्वी की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने, फिसलने या विस्थापित होने के कारण आते हैं, और उसे क्या कहते हैं? भ्रंशमूलक भूकंप कहते हैं। और ये क्या होते हैं? बहुत गंभीर और विध्वंसकारी होते हैं। ठीक है, विनाशकारी होते हैं ये। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो मैंने बहुत बार ये प्रैक्टिस सेट में करवाया था, ये आया भी था प्रश्न। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। देखिए कुछ पॉइंट इसमें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। ठीक है, सारा लिखूंगा नहीं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर सन 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला था। 19 जनवरी 1931 तक चला था। और कहाँ पे? लंदन में हुए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन। और जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन उस समय भारत का वायसराय था, इरविन था। अच्छा, पूछा जाता है उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये कब हुआ था? तो ये 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक ये चला था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का वायसराय कौन था? ये इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड विलिंगटन जो है उस समय क्या था? भारत का वायसराय था। ठीक, और प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन था उस समय? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ही प्रधानमंत्री थे। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस ने भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया था उसमें? तो महात्मा गांधी जी उसमें भाग लिए थे। देखिए दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे में। और कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी कांग्रेस की तरफ से इसमें भाग लिए थे। अच्छा, पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी किस जहाज से वहां पर गए थे? तो एसएस राजपुताना नामक जहाज से वहां पे गए थे। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 ये शुरू हुआ था, 24 दिसंबर तक चला था। ठीक है, 24 दिसंबर 1932 तक यह चला था। इस समय वायसराय कौन था? तो वेलिंगटन ही वायसराय था। ठीक है, वेलिंगटन ही वायसराय था। और प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। देखिए पहले में वायसराय कौन था? तो इरविन था। और दूसरे और तीसरे में कौन था वायसराय? तो लॉर्ड वेलिंगटन था। ठीक है, प्रधानमंत्री तीनों में सेम थे। और पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर। ठीक है, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी दूसरे में भाग लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली जो है ये केरल में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। एक है आपका फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी। दोस्तों इसी तरह हम लोग टीआरई 1, टीआरई 2 और जो टीआरई 3 का पेपर कैंसिल हुआ था उसके प्रश्नों को भी हम लोग करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा के प्रदूषक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग का प्रश्न गलत हुआ था। अम्लीय वर्षा के प्रदूषक इसमें पूछा कौन सा है? देखिए पहले जो है बीपीएससी ने जो है सिर्फ सी माना था, लेकिन जो दोबारा आंसर की आई तो उसमें जो है ए भी माना है और सी भी माना है, जो कि क्या है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 7 में दिया है। ठीक है, जो अम्लीय वर्षा है इसके 3 कारक हैं। एक तो आपका CO2 हो गया, दूसरा कौन सा आपका SO2 और एक और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, जब CO2 वर्षा जल के साथ क्रिया करता है यानी जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो कार्बनिक अम्ल बनाता है। कार्बनिक अम्ल यानी
H2CO3 बनता है, ठीक है, कार्बनिक अम्ल बनता है। जब जो है सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो H2SO4 बनता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है, ये भी अम्लीय वर्षा है। उसके बाद जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, HNO3 बनाता है, ठीक है, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड बनता है। ये 3 कारक हैं अम्लीय वर्षा के, मैंने बता दिया क्या क्या बनता है। जब CO2 जल के साथ क्रिया करता है तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है, SO2 जल के साथ क्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, और जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है तो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है, तो यह त्रिस्तरीय और इसमें सिलोमिक गुहा होती है, करेक्ट है ये। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, ये भी करेक्ट है। या विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन से जीव आते हैं, जैसे आपका स्टारफिश हो गया, सी कुकुम्बर हो गया यानी समुद्री खीरा, सी अर्चिन, ये सब जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बहुत बार बताया है, इंपॉर्टेंट है, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है इनमें से, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो वे ऊर्जा के स्रोत जो प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति होते हैं और जिनका भंडार कभी खत्म नहीं होता, यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं के स्रोत होते हैं ये कभी खत्म नहीं होते हैं, यानी जो है इन्हें नवीनीकृत किया जा सकता है। जैसे जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ठीक है, बायोमास ऊर्जा हो गया, बायोमास बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोमास भी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ठीक है, ये सब खत्म नहीं होते हैं, ठीक है, इन्हें जो है उपयोग में लाया जा सकता है पुनः। एक है आपका अनवीकरणीय, अनवीकरणीय क्या होता है, तो वे ऊर्जा के स्रोत जो जो सीमित होते हैं, यानी इनका एक बार उपयोग किया अगर कर लिया जाए तो ये समाप्त हो जाते हैं। जैसे आपका कोयला हो गया, ठीक है, नाभिकीय ईंधन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक, प्राकृतिक गैस हो गए, ये सब जो है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं और ये सीमित होते हैं, ठीक है, इन्हें एक बार उपयोग के बाद जो है ये समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे, तो KM पटेकर करेक्ट है, हृदयनाथ कंजूरी ये भी, फजल अली ये भी। देखिए इसके अगर अध्यक्ष पूछे कौन थे तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, फजल अली अध्यक्ष थे, लेकिन KM पटेकर और हृदयनाथ कंजूरू भी इसके सदस्य थे, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका गठन 1953 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में सौंपी थी और इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की थी, ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की थी इसने। अच्छा, अगर पूछा जाए कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, तो भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पहले तो हम जान लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। वे ग्रंथियां जो सीधे रक्त में हार्मोन का स्राव करती हैं, जो सीधे रक्त में हार्मोन का स्राव करती हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। जैसे आपका थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि हो गई, एड्रिनल ग्रंथि हो गई, पीनियल ग्रंथि हो गई, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन इसमें पूछा कौन सी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैक्रिमल ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, विषम कौन सा इसमें, तो सहारनपुर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। दो प्रकार से कर सकते हैं, मुंबई और कोलकाता एक महानगर है और ये मुंबई और कोलकाता राजधानी है, सहारनपुर नहीं है, इससे भी अलग है ये, ऑप्शन बी। NM का भाई है, KM की बहन है, PO का भाई है, ON की बेटी है, P का चाचा कौन है। देखिए ये BPSC ने जो है कैंसिल कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, विल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है। विल्किस बानो के बारे में दिया इसमें, पहला, बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों की रिहाई को चुनौती दी, ये भी करेक्ट है ये। 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया था, ये भी सही है। 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया, ये भी सही है। न्यायमूर्ति BB नागरत्ना और
न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने निर्णय दिया, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा। तो ये जो है मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और बात करें श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र की, तो ये कहाँ पे है? ये तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और ये जो इनसैट 3DS है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ध्यान रखिए, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नए बनाए गए हैं, तो वी नारायणन जो है इसके क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी का प्रश्न है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बताया है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अपसौर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दो घटनाएं होती हैं। मान लीजिए सूर्य है। देखिए, जब पृथ्वी दूर होती है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, तो वो कौन सी घटना होती है? तो उसे अपसौर कहते हैं। ठीक है, अपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक होती है, उसे क्या कहते हैं? उपसौर की घटना कहते हैं। अपसौर की घटना कब होती है? यानी जब पृथ्वी सबसे दूर होती है, तो ये घटना होती है आपको 4 जुलाई को। 4 जुलाई, ये ध्यान रखिएगा डेट भी। और उपसौर की घटना कब होती है? तो 3 जनवरी की होती है। ठीक है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, और 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे दूर होती है। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, अपसौर और उपसौर। नेक्स्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत लोगों ने गलत किया था। यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें वायुमंडल पूछा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था कि जो समुद्र है सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, और समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल में ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा प्राप्ति होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैथ का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लंदन में कर्जन वाली की हत्या किसने की थी? इंपॉर्टेंट है। कर्जन वाली की हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदन लाल ढींगरा ने जो है कर्जन वाली की हत्या की थी। कब किया था? तो 1 जुलाई 1909 को कर्जन वाली की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। मदन लाल ढींगरा जो है ये इंडिया हाउस के सदस्य थे और ये क्रांतिकारी थे। इंडिया हाउस की बात कर लेते हैं यहीं पे, तो इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। इंडिया हाउस की स्थापना उसी के सदस्य थे मदन लाल ढींगरा, और इन्होंने कर्जनवाली की हत्या 1 जुलाई 1909 ईस्वी में की थी। ऊधम सिंह की बात कर लेते हैं। ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो इन्होंने जो है माइकल ओ डॉयर की हत्या की थी। कब किया था? तो 13 मार्च 1940 को जो है ऊधम सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? ऑपरेशन बरगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? इंपॉर्टेंट है, वानस्पतिक हार्मोन। ये सब मैं अपने प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूं और उससे सिर्फ पूछा गया प्रश्न था। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। टीआरई 4 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 40 प्रैक्टिस सेट मैंने उस समय टीआरई 3 में करवाया था, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। निम्नलिखित में से कौन सा वानस्पतिक हार्मोन है? वानस्पतिक हार्मोन इनमें कौन सा है? तो साइटोकाइनिन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, साइटोकाइनिन। देखिए 5 प्रकार के वनस्पतिक हार्मोन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपका हो गया साइटोकाइनिन। दूसरा ध्यान रखिएगा ऑक्सिन, कौन सा है? ऑक्सिन है, ठीक। तीसरा है आपका जिब्रेलिन, जिब्रेलिन ये जो है ये भी पादप हार्मोन है, ठीक है। और उसके बाद
एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड भी क्या है, पादप हार्मोन है। और एक है आपका एथिलीन, ठीक है, एथिलीन। 5 प्रकार के हार्मोन है ये, साइटोकानिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ये पादप हार्मोन है। इंसुलिन की बात करते हैं, ये जो है जंतु हार्मोन है। इंसुलिन क्या करता है, तो ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। पूछा जाता है इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो ये अग्नाशय की बीटा कोशिका से इसका स्राव होता है। एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो ये महिला हार्मोन कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो इसमें 9 आयत हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत लोग गलत किया था इसको। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा, वायुमंडल पूछ रहा है यहाँ पे, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है किससे, तो ऑप्शन ए दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। कुछ लोग इसमें सूर लगा दिए थे, नहीं, सूर गलत है। अगर प्रश्न में पूछा होता है कि पृथ्वी की सतह, मतलब पृथ्वी की सतह अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करती है, तो तब होता सूर्य, लेकिन इसमें वायुमंडल पूछा है तो इसलिए ऑप्शन ए दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जो सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य की किरणें ये लघु तरंग होती हैं, ठीक है, लघु विकिरण होती है, लघु विकिरण होती है। तो जब ये आती हैं तो ये पृथ्वी उसको अवशोषित करती है और पृथ्वी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी कैसे गर्म होती है, तो लघु विकिरण से, ठीक है, लघु तरंग विकिरण से। लेकिन अगर इसमें वायुमंडल पूछे तो दीर्घ पार्थिव, तो ये क्या होता है, जब अवशोषित कर लेती है तो जो कुछ बचता है वो फिर वापस चली जाती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, दीर्घ पार्थिव विकिरण कहते हैं। दीर्घ पार्थिव विकिरण के रूप में जो विकिरण होती है वापस चली जाती है। और ये जो दीर्घ विकिरण होती है, इन्हें जो वायुमंडल में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैसें होती हैं उसे अवशोषित कर लेती हैं, इससे जो है वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले विज्ञापन आएगा, ठीक है, सबसे पहले विज्ञापन आएगा। उसके बाद क्या होगा, तो हम आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार के बाद क्या होगा, चयन होगा, चयन के बाद हमारी क्या होगी, नियुक्ति होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर सभी को पता होगा ये, तो इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती है। इसका उद्गम ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम कहाँ पे है, तो हरिके बैराज है, ठीक है। उद्गम कहाँ है इसका, तो हरिके बैराज। और हरिके बैराज जो है किस नदी पर बना है, तो ये सतलुज नदी पर बना है, ठीक है, सतलुज नदी पर यह बना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, तो ये हो जाएगा 155 डिग्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, तब बाएं मुड़ा, 10 मीटर चला, फिर बाएं, फिर वह पुनः दाएं मुड़ा, 20 मीटर चला, जहां से फिर वह दाएं मुड़ा, 10 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो 40 मीटर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। काफी सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गुइंडी तमिलनाडु में करेक्ट है, भगवान महावीर बिहार में, ये नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए TRE 1 में भी पूछा गया था भगवान महावीर, जिसे मोलेम राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ये कहाँ पे है, तो ये गोवा में है, ठीक है, कहाँ पे है ये, तो ये गोवा में है। बिहार में कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और बलपक्रम कहाँ पे है, मेघालय में, करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें पूछा है कि x के स्थान पर क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी 50। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था, तो सभी को पता होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बंगाल विभाजन की बात करते हैं, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 19 जुलाई, कहीं कहीं 20 मिलेगा आपको, तो 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई थी। और बंगाल विभाजन के समय जो है वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन वायसराय था उस समय। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ था, ठीक है। और इसे रद्द कब किया गया, तो इसे जो है 1911 के दिल्ली दरबार में से रद्द किया गया था,
ठीक है, 1911 के दिल्ली दरबार में इसे रद्द किया गया था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय भारत का क्या था? वायसराय था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन हुआ था, कौन सा आंदोलन था वो? तो स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन था, बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सोनार तकनीक का प्रयोग होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया प्रश्न है ये। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, करेक्ट है। हिमशैल का पता लगाने में, ये भी सही है। समुद्र की गहराई पता लगाने में, ये भी सही है। बहुत लोग इसको गलत किए हैं क्योंकि समुद्र की गहराई मापने में सबको यह पता है, लेकिन ये सब तीनों सही है इसमें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो सोनार होता है, सोनार में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये इसमें जो है पराश्रव्य, पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है सोनार में। ठीक है, इसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है उसे। एक है आपका श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि यानी जो मनुष्य सुन सकता है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। मनुष्य कौन सा ध्वनि सुन सकता है, ये भी पूछा गया है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो ध्वनि होती है उसे मनुष्य सुन सकता है, उसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। एक है आपका अश्रव्य, अश्रव्य जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है तो उसे अश्रव्य कहा जाता है। कौन सी ध्वनि होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम वाली जो ध्वनि होती है उसे अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। अश्रव्य ध्वनि को जो है कौन सुनता है? हाथी, व्हेल वगैरह सुनते हैं। पराश्रव्य ध्वनि को कौन सुनता है? तो चमगादड़, डॉल्फिन, कुत्ता, बिल्ली पराश्रव्य ध्वनि को सुनते हैं। मनुष्य किसको सुनता है? श्रव्य ध्वनि को सुनता है। ठीक है, और पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग जो है किसमें होता है? सोनार में होता है। सारे पॉइंट ध्यान रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका उत्पादक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ये क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, यानी ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें उत्पादक श्रेणी में रखा गया। लेकिन ये विषमपोषी भी होते हैं। ठीक है, विषमपोषी भी होते हैं। विषमपोषी होते हुए भी इन्हें उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। विषमपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो है कीट को खाते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, इसलिए विषमपोषी होते हैं। स्वपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उत्पादक श्रेणी में रखा गया है इसे। ठीक है, विषमपोषी कीट को खाते हैं। अच्छा, कीट को क्यों खाते हैं? देखिए, जो ये पौधे होते हैं, कीटभक्षी पौधे होते हैं, ये ऐसी जगह पे उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की जहां पर कमी होती है, और इसी नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए जो ये कीटभक्षी पौधे होते हैं ये कीटों को खाते हैं। ठीक है, कीटभक्षी पौधे के उदाहरण भी ध्यान रखिएगा आप लोग। पिचर प्लांट, पिचर प्लांट हो गया आपका। ड्रोसेरा, ड्रोसेरा भी आपका इसी का उदाहरण है, ड्रोसेरा। और एक है आपका नेपथिंस। ठीक है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है नेपथिंस। ये सब कीटभक्षी पौधे के उदाहरण है। और कीटभक्षी पौधे ये उत्पादक होते हैं। ठीक है, और ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। ये कीटों को क्यों खाते हैं? क्योंकि ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए खाते हैं। नेक्स्ट, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक का संबंध बीमारी से है? देखिए, अगर स्वच्छता नहीं रहेगी तो बीमारी होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती या घटती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.5 बढ़ती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन ई माना गया है बीपीएससी के द्वारा। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है कब हुई थी? तो अक्टूबर 1934 में हुई थी। अक्टूबर 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी स्थापना की थी। पूछा जाता है कि इसके पहले अध्यक्ष महासचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण इसके पहले महासचिव थे। अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक 25वां है, अंत में उसका क्रमांक क्या है? अंत से उसका क्रमांक क्या होगा? तो अंत से 26वां। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है?
नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का नया रिकॉर्ड कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन डी माना है, बीपीएससी के द्वारा माना गया है ऑप्शन डी। नए संसद भवन की बात करते हैं तो इसके वास्तुकार कौन थे? तो बिमल पटेल इसके वास्तुकार हैं, ठीक है, बिमल पटेल। और इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया भी है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके गुरु थे एमजी रनाडे, यानी महादेव गोविंद रनाडे जो है गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। और जो है गोखले जो है किसके गुरु थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। अब गोपाल कृष्ण गोखले ने, ध्यान रखिएगा, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना उन्होंने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में। ये टीआरई 1 में पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब मैं प्रैक्टिस सेट में सब करा चुका हूँ। जिसने भी टीआरई 3 में मेरे प्रैक्टिस सेट को फॉलो किया था उसमें कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, उनका नाम भी है, ठीक है। और आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, अगर जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट है उसमें अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कितने प्रश्न जो है टीआरई 3 में पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, मृदा का पलवार करना संबंधित है। मृदा का पलवार करना संबंधित है। पलवार मतलब जुताई या उसको पलटना। तो पहला इसमें खरपतवार को बढ़ने से रोकने से, बिल्कुल करेक्ट है ये। मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, ये भी सही है। मृदा की नमी को बनाए रखने, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैथ का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है, देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचार यानी वीवी पैट निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर 2013 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मत से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? कारण निम्नलिखित में से कौन भारत वर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मत से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी हुए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। काफी फेमस प्रश्न है। नेक्स्ट है, मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो सिलियरी मसल्स की वजह से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेंटर, क्योंकि इसमें आई नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? तो हो जाएगा हुगली नदी किनारे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। हुगली नदी की बात करते हैं तो ये गंगा की एक शाखा है, हुगली नदी, ठीक है, गंगा की शाखा है और ये बंगाल में बहती है। ध्यान रखिएगा, कोलकाता जो शहर है, कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। एक आपका फरक्का बांध है, फरक्का बैराज, ये भी आपका हुगली नदी पर है। नेक्स्ट, उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए गए समुच्चयों में उस विकल्प को चुनिए। नियम दिए हुए समुच्चय आपका 6, 18, 54 में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्रवार। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों ने गलत किया था। क्यों गलत किया था? क्योंकि इसमें पूछा, देखिए दक्षिण से उत्तर पूछा है। हम लोग कैसे याद किए हैं? तो हम लोग उत्तर से याद किए हैं। जैसे आपका आपने पढ़ा होगा ना, एक ट्रिक से कल जाएंगे पीडीएस, यानी पहले क्या होता है? काराकोरम होता है, ठीक है। पहले काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम के बाद कौन सी है? लद्दाख है। लद्दाख के बाद कौन सी है? कल जाएंगे। उसके बाद जास्कर श्रेणी है, ठीक है, जास्कर श्रेणी है। उसके बाद कौन सा है? तो पीर पंजाल है, पीर पंजाल। और लास्ट में कौन सा है? शिवालिक श्रेणी है, ठीक है, शिवालिक श्रेणी। लोग ऐसे याद किए हैं, कल 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 जाएंगे पीडीएस, ठीक है।
तो इसमें लेकिन देखिए, इसमें पूछा है, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि दक्षिण से, यानी इधर से पूछा है, दक्षिण से उत्तर पूछा है। तो सबसे पहले दक्षिण में यहाँ पे देखिए पीर पंजाल आ रहा है, पीर पंजाल के बाद फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम है। तो किस ऑप्शन में है? तो इसमें पहले पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत लोगों ने गलत किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का प्रयोग सभी को पता है, बल्ब में किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आदित्य L1 लैंग्वेज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंचा। इसमें 7 पेलोड थे, लगे हुए थे, करेक्ट है। आदित्य L1 में यान के डेक पर एक मैग्नोमीटर लगा हुआ है। आदित्य L1 में विजुअल एमिशन लाइन कोर्नोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा। देखिए उस समय करंट अफेयर था ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका रीजनिंग प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या, औसत संख्या क्या होगी? तो हो जाएगी इसकी जो है ऑप्शन ए, 390। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों ने गलत किया था, बहुत लोगों ने जो है इस पर आपत्ति भी जताई थी। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लौटते हुए मानसून या लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून से शीत ऋतु में जो है तमिलनाडु में वर्षा होती है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को मानसून का निवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, मानसून का निवर्तन कहा जाता है, लौटता हुआ मानसून कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम लौटता हुआ मानसून होता है। ठीक है, उसी कहा जाता है, और इसकी वजह से तमिलनाडु में बारिश होती है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो है किस मानसून से, तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक, अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत में शीत ऋतु में, उत्तर भारत में शीत ऋतु में जो है वर्षा किसकी वजह से, तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है। देखिए 3 प्रश्न यहाँ पे बने ना। अगर पूछा है कि उत्तर भारत में जो वर्षा होती है शीत ऋतु में किसकी वजह से, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा किसकी वजह से, तो लौटते हुए मानसून की वजह से। कौन सा मानसून होता है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो गया होता है पहले, वही लौटता है। ठीक है, तो लौटता हुआ मानसून की वजह से, और इसी को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या आएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 77। नेक्स्ट है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि इसमें कौन सी है? तो वन रोपण है। ये कई बार पूछा गया, TRE 1-2 में भी पूछा गया था ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे? तो 23 लोग। ऑप्शन ए, 23 लोग। अब बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। 100 मैथ का प्रश्न है, तो ऑप्शन हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 मीटर। नेक्स्ट, रेगिस्तान में पाया जाने वाला जंतु कहलाते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को क्या कहा जाता है? उसे डेजर्टिकोलस कहा जाता है। ऑप्शन ए, डेजर्टिकोलस। बहुत कम ही लोग का ये सही हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ? बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के द्वारा कौन सा तथ्य? तो उच्च जाति 15.52, बिल्कुल करेक्ट है। अनुसूचित जाति कितनी है? 21.33, ये भी सही है। पिछड़ी जाति 63.14, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े, दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का जो मुकदमा हुआ कब हुआ था? तो ये 1945 में हुआ था। ऑप्शन ए, 1945 में। नेक्स्ट है, मैथ का प्रश्न है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, उसके बाद रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से लगाएंगे तो काफी सिंपल प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के, 2-4 को छोड़कर। 108 का, भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया।
उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो भारत और जापान के बीच कौन सा होता है इसमें से? तो धर्म गार्डियन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, धर्म गार्डियन। और इस 2024 में इसका आयोजन राजस्थान के महाजन क्षेत्र में किया गया था। देखिए, भारत और जापान के बीच तो एक तो आपका धर्म गार्डियन हो गया, दूसरा आपका ध्यान रखिएगा जिमेक्स युद्धाभ्यास होता है, ठीक है, जिमेक्स होता है। और कौन सा होता है? तो वीर गार्जियन, वीर गार्जियन भी आपका भारत और जापान के बीच होता है ये युद्धाभ्यास। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों का ये गलत हुआ था, इस पर भी लोगों ने आपत्ति जताई थी। करेक्ट, किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए क्यों कोई नहीं होगा? क्योंकि जो नदी का पानी है ये बहता रहता है हमेशा, ठीक है, ये बहता रहता पानी। लेकिन जैसे सिंघाड़ा हुआ, कमल हुआ, मखाना, ये सब जो है स्थिर पानी में होते हैं, यानी पानी जब रुका हुआ आता है तो उसमें इन सब की खेती होती है, सिंघाड़ा, कमल, मखाना की। नदी में नहीं होता, नदी का पानी तो हमेशा बहता रहता है, इसलिए इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मैथ का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 154। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां हैं। उषा किरण खान की उपलब्धियां कौन सी हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन पहले तो ध्यान रखिएगा कब आया था ये? तो ये जो है 1992 में दोनों आए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जो है उस समय भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? तो इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 74वें के द्वारा क्या किया गया था? तो इसके द्वारा जो है नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग क्या है? मैंने पढ़ाया था रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग क्या है? तो ऑप्शन ए, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। ध्यान रखिएगा, फेरिक ऑक्साइड केवल नहीं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जंग जो है कैसी अभिक्रिया है? तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है जंग लगना। अच्छा, लोहे पर जंग ना लगे उसके लिए क्या किया जाता है? उस पर जस्ता का लेप किया जाता है, यानी जिंक का लेप किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है या जसद लेपन कहा जाता है। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा है? तो पी का विपरीत अक्षर होता है के। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? सागवान के जंगल सबसे ज्यादा तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये मध्य प्रदेश में। और जो सागवान का वृक्ष है ये कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण है ये, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी पतझड़ वन के उदाहरण है ये। नेक्स्ट है, लाइकेन्स में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है। लाइकेन में शैवाल एवं कवक का रिश्ता कौन सा होता है? तो सहजीविता का होता है। ऑप्शन सी, सह परोपकारिता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये मैथ का प्रश्न है तो इसको 17 का हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 10। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोदभिद बनाते हैं? करा जो है कौन से लक्षण किसी पादप को जलोदभिद यानी हाइड्रोफाइट्स बनाते हैं? यांत्रिक ऊतक का अभाव, वायुतक की उपस्थिति और सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? भाषा एटलस, तो ऑप्शन बी, यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? सभी को पता होगा, वाहनों को जो है साइड मिरर जो होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अवतल की बात करते हैं, इसमें इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो वाहन का जो हेडलाइट होता है, ठीक है, हेडलाइट में जो है इसका प्रयोग किया जाता है अवतल का। और कहाँ पे इसका प्रयोग होता है? जो दांत के डॉक्टर होते हैं, कान के डॉक्टर होते हैं, आंख के डॉक्टर होते हैं, ये सब जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। नाई के यहाँ जो आप लोग जाते हैं, जो सेविंग मिरर होता है, उसमें भी आपका अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं। पहला है, भारत की विदेश नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। बिल्कुल सही है। पंचशील सिद्धांत शांति हो तो भारत के दृष्ट निश्चय का परिणाम है। ये भी करेक्ट है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। भारत जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। ये भी करेक्ट है। ठीक है। अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों की बात करें तो इसमें कौन कौन से देश थे? मिस्र होगा, था इसमें युगोस्लाविया था, इंडोनेशिया था, घाना था, भारत भी था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कारगिल किस नदी के किनारे बसा है? कारगिल जो किस नदी के किनारे? तो सूरू नदी के किनारे बसा है। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा है। ठीक है, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा है। नेक्स्ट है, रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जो है किन का सामना किया था? सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरित है, अन्न की कमी करेक्ट है। 1965 में भारत 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक। नेक्स्ट है, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने की अनुमति दी? तो तुर्की, स्वीडन, इटली, ऑप्शन सी करंट अफेयर था। नेक्स्ट, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य है, कह रहा हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में किसका प्रयोग? एसपीएम का। और एसपीएम का तात्पर्य क्या है? तो निलंबित कणिका तत्व, ऑप्शन बी। एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ऑप्शन बी। हिंदी में निलंबित कणिका तत्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? खाद्य श्रृंखला मैंने बताया सबसे पहले क्या आता है? उत्पादक आता है। ठीक है, उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक के बाद क्या आता है? प्राथमिक उपभोक्ता आता है। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता आता है। उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता आता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, घास हो गया, ठीक है, हिरण हो गया आपका प्राथमिक उपभोक्ता, और बाघ यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, घास को हिरण खाएगा, हिरण को बाघ खाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र पटना था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। जो लौह स्तंभ है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मेहरौली में स्थित है, कुतुब मीनार के पास में है ये। तो ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत वर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? उदारीकरण कब प्रारंभ हुआ था? एलपीजी कब आया था? तो 1991 के पश्चात, ऑप्शन ए 1991 में आया था। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज का प्रभाव, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ब्रह्म समाज जो है केवल शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, इसका प्रभाव केवल शहरी क्षेत्रों में था, ऑप्शन सी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1828 में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कूट भाषा में दिया है, रीजनिंग है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 132 का सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी माना है इसका बीपीएससी ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीति प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मैथ का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया था? तो ये आपका सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन सेतु। नेक्स्ट, एक खास श्रृंखला में
कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? करा एक खास श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है इसमें? तो सबसे अधिक मैंने बताया था किसका होता है, उत्पादक का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादक का। अच्छा, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है? मात्र 10% होता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम कहा जाता है। और ये किसने दिया था? पूछा गया था टीआरई 1 में, तो इसे लिंडमैन ने दिया था, ऊर्जा के 10% का नियम। ठीक है, और सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास? तो उत्पादक के पास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीले को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। तो इसमें अम्ल कौन है? तो सिरका है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लाल को नीला कौन करता है? तो क्षार करता है। नेक्स्ट है, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन सी बांग्लादेश। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है। नेक्स्ट, निम्न में बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, ये भी बहुत डाउट वाला प्रश्न था, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर ए माना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना माना है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मैथ का प्रश्न दिया है, समीकरणों 2x + 3y बराबर 77 और 3x + 2y बराबर 73 को संतुष्ट करने वाले x और y का क्रमशः मान क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सी 13 और 17। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? न्यायपालिका को संसद के अधीन किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1946 में, 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? देखिए, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? पहले इसमें जो है तिब्बत माना गया था, लेकिन ध्यान रखें तिब्बत और ताइवान दोनों होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं, तो उसे सवाना घास के मैदान कहा जाता है। ठीक है, अफ्रीका में पाया जाता है और ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। नेक्स्ट है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? देखिए, किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी पहली बैठक हुई थी। ये सब रटा होना चाहिए, मैंने इतनी बार बताया इसको। ठीक है, कहाँ पे हुई थी पहली बैठक? तो बम्बई में इसकी पहली बैठक हुई थी। अध्यक्ष कौन थे पहले इसके? तो W.C. बनर्जी पहले इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, पहली बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। अच्छा, उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट है, मैथ का प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। देखिए, पहले इसमें बीपीएससी ने डी माना था, लेकिन जब फाइनल आंसर की आई तो उसमें बी माना गया है। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है कुछ मूल अधिकार रखने की। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति संख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो मिजोरम में। ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व पूछा, मिजोरम। नेक्स्ट, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किस में पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार पढ़ा है इसके बारे में। उल्टा और सीधा दोनों पूछ रहा है, किस में होता है? तो संख्या में और जीव पिरामिड में। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, लेकिन संख्या के पिरामिड और जीव भार का पिरामिड ये सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, 21.8। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन हो गए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग जो है सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।